भारत एक ऐसा देश है जहाँ कहानियां सदियों से लोगों का जीवन का हिस्सा रही। लोक कथाएं, पुराण, महाकाव्य, नाटक, संगीत और नृत्य। भारतीय संस्कृति में कहानियां कहना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन दर्शन रहा है। जब 19वीं सदी के अंत में कैमरा की आंखें भारत पहुंची, तब इस देश ने अपनी सदियों पुरानी कथा परंपरा को एक नए माध्यम में ढाल लिया। सिनेमा। यह डॉक्यूमेंट्री भारत में फिल्मों के जन्म से लेकर आज के डिजिटल और ओटीटी युग तक की उस ऐतिहासिक यात्रा को बयान करती है जिसने समाज को आईना दिखाया, सपने दिए, विद्रोह सिखाया और भारत को दुनिया के सामने एक सांस्कृतिक पहचान दी। भारतीय सिनेमा को समझने के लिए हमें उस भारत को समझना होगा जहां सिनेमा के आने से बहुत पहले दृश्य और श्रव्य माध्यम के जरिए कहानियां कही जाती थी। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से कथा वाचन पर आधारित रही है। वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों के संवाद, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, ये सभी कथा पात्र और नैतिकता के माध्यम से समाज को दिशा देते रहे हैं। रामलीला और रासलीला जैसी लोक कथा नाट्य तो परंपराएं गांव गांव में मंचित होती थी। इन प्रस्तुतियों में अभिनय, गीत, संगीत, संवाद और दर्शकों की भावनात्मक भागीदारी होती थी। यही तत्व आगे चलकर भारतीय सिनेमा की आत्मा बने। दक्षिण भारत में कथकली और यक्षगान, पूर्व में छऊ और पश्चिम में तमाशा, ये सभी दृश्यात्मक कलाएं थी जहां चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और संगीत के जरिए कहानियां कही जाती थी। मुख्य सिनेमा के दौर में यही ही परंपराएं भारतीय दर्शकों को फिल्म समझने में मददगार बनी। 19वीं सदी के अंत में पारसी थिएटर का उदय हुआ। पारसी थिएटर आधुनिक भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पूर्वज माना जाता है। इसमें उर्दू हिंदी संवाद, भव्य मंच सजा और मेलोड्रामा, गीत और सामाजिक विषय शामिल होते थे। आज के ही मसालों और फिल्मों की संरचना की जड़ें यहीं से मिलती हैं। 19वीं सदी का अंत पूरी दुनिया में वैज्ञानिक खोजों का दौर था। 7 जुलाई 1896 को जब लुमिएर ब्रदर्स ने बंबई के वॉटसन होटल में पहली बार चलती तस्वीरों का प्रदर्शन किया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह प्रयोग भारत में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ट्रेन का स्टेशन पर आना, समुद्र की लहरें, कारखानों से निकलते मजदूर, ये साधारण दृश्य भारतीय दर्शकों के लिए जादू जैसे थे। लोग डर जाते थे कि ट्रेन सच में पर्दे से बाहर निकल आएगी। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि चमत्कार था। इसी समय कुछ भारतीय फोटोग्राफर और थिएटर कलाकारों ने इस तकनीक में संभावनाएं देखी। हरिश्चंद्र सखाराम भट्टवर्डेकर, जिनमें बाद में सेव दादा कहा गया, भारत के पहले फिल्मकार बने। उन्होंने 1899 में बंबई में एक कुश्ती मुकाबले की डॉक्यूमेंट्री फुटेज शूट की। सेवदाता ने कहा, शाही दरबार, सार्वजनिक समारोह और ऐतिहासिक घटनाओं को कैमरे में कैद किया। ये फिल्में छोटी थी लेकिन इन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय भी कैमरे की भाषा सीख सकते हैं। धूड़ी राज गोविंद फाल्के, जिन्हें दुनिया दादा साहेब फाल्के के नाम से जानती है, भारतीय सिनेमा के जनक है। एक कलाकार, प्रिंटर और फोटोग्राफर के रूप में काम कर चुके फाल्के ने जब विदेशी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, तब उनके मन में विचार आया, अगर इस ईसा मसीह की कहानी फिल्म बन सकती है तो भगवान राम और कृष्ण की क्यों नहीं। यह विचार आसान नहीं था। उस समय भारत में न तो तकनीक थी, न संसाधन और न ही सामाजिक समर्थन। फिर भी फाल्के इंग्लैंड गए, फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी और लौटकर अपने सपने को साकार करने में जुट गए। 3 मई 1913 में को राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। यह भारत की पहली लंबाई की पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म थी। फिल्म मुख थी, सफेद शाम शाम थी, पौराणिक कथा पर आधारित थी। महिलाओं का फिल्मों में काम करना उस दौर में सामाजिक रूप से वर्जित था, इसलिए तारामती का किरदार एक पुरुष कलाकार ने किया।
और निभाया। फाल्के ने निर्देशक, लेखक, निर्माता और संपादक और कैमरामैन सभी की भूमिका निभाई। राजा हरिश्चंद्र की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक अपनी भाषा और संस्कृति की कहानियां देखना चाहते हैं। मेरे को दादा साहब फाल्के की ये इंटरनेट पे ये फोटो मिली, यही है तो इंडिया की फिल्म जगत के जो निर्माता हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इन्होंने ये पहले भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ये आपको फोटो दिख रही है, ये पर्सन ही दादा साहब फाल्के हैं जिन्होंने भारत की पहली मूवी बनाई थी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की। राजा हरिश्चंद्र के बाद भारतीय सिनेमा तेजी से फैलने लगा। मुख्य सिनेमा का यह दौर प्रयोगों को और सीखने का समय था। फिल्मकार पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और लोक कथाओं की ओर झुके, क्योंकि संवाद के बिना भी दर्शक इन्हें समझ सकते थे। इस समय बम्बई, कोलकाता, मतलब कलकत्ता, मद्रास और लाहौर फिल्म निर्माण के बड़े केंद्र बन गए। हर साल दर्जनों फिल्में बनने लगी। 1920 के दशक तक भारत दुनिया की सबसे बड़े फिल्म उत्पादक देशों में शामिल हो चुका था। हालांकि तकनीकी सीमाएं थी, कैमरा भारी था, रोशनी की समस्या थी और फिल्म रील महंगी थी। फिर भी भारतीय फिल्मकारों का उत्साह कम नहीं हुआ। मुख्य फिल्मों में अभिनय अति नाटकीय होता था, क्योंकि भावनाएं चेहरे और शरीर की भाषा से व्यक्त करनी पड़ती थी। यही शैली आगे चलकर भारतीय सिनेमा की पहचान बनी। 14 मार्च 1931 यह दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में क्रांति लेकर आया। अर्ध अर्देशीरी ईरानी द्वारा निर्देशित अलाम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म मतलब पहले मतलब एक्टिंग से मतलब शरीर से ही एक्टिंग कर सकते थे, क्योंकि माइक जैसी कोई चीज थी, लेकिन वो बनाई नहीं जा रही थी। ठीक है, लेकिन बोलती फिल्म मतलब आवाज, मतलब उसके अंदर वॉइस ओवर था, आवाज थी। ठीक है, उस फिल्म में जब पर्दे पर कलाकारों की आवाज गूंजी तो दर्शक स्तब्ध रह गए। पहला पहला फिल्म गीत दे दे खुदा के नाम पर इतिहास बन गया। इस गीत ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा में संगीत केवल सजावट नहीं बल्कि कथा का अभिन्न हिस्सा होगा। बोलती फिल्मों के आने से अभिनय की शैली बदली। अब केवल चेहरे के भाव ही नहीं, संवाद, अदा, यज्ञ, उच्चारण और आवाज की मिठास भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई। थिएटर कलाकारों की मांग बढ़ी, क्योंकि वे संवाद बोलने में दक्ष थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि भारत में भाषाई सिनेमा का जन्म हुआ। हिंदी, उर्दू, बंगाली और तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और कन्नड़ हर भाषा में फिल्म निर्माण शुरू हो गया। भारतीय सिनेमा बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक बन गया। 1931 और 40 का दशक भारतीय सिनेमा में स्टूडियो सिस्टम का दौर माना जाता है। इस समय फिल्म निर्माण एक संगठित उद्योग का रूप लेने लगा। बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स, प्रभात और स्टूडियो और मैनार्व मूवी टोन जैसे बड़े स्टूडियो स्थापित हुए। इन स्टूडियो में कलाकार, लेखक, संगीतकार और तकनीशियन अनुबंध के आधार पर काम करते थे। अनुशासन, समय पालन और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। न्यू थिएटर्स कलकत्ता की पहचान साहित्य और सामाजिक फिल्मों से बनी। प्रभात स्टूडियोज पुणे में ने मराठी और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी। बॉम्बे टॉकीज ने तकनीकी उत्कृष्टता और अभिनय को बढ़ावा दिया। इस दौर में सिनेमा न केवल मनोरंजन नहीं रहा बल्कि समाज सुधार का माध्यम बन गया। फिल्मकारों ने साहस के साथ उन विषयों को छुआ जिन पर खुलकर बात करना मुश्किल था। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत और महिला अधिकार, ये सभी विषय फिल्मों में आने लगे। अछूत कन्या जैसी फिल्म ने जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव किया। महिलाएं पहली बार सशक्त पात्रों के रूप में दिखाई देने लगी। देविका रानी, दुर्गा खोटे और शांता आप्टे जैसी अभिनेत्रियों ने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर सिनेमा में अपनी जगह बनाई। बोलती फिल्म के साथ संगीत,
भारतीय सिनेमा की आत्मा बन गया। नौशाद, आरसी, बोराल और पंकज मलिक जैसे संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत को फिल्मों से जोड़ा। गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम थे। रेडियो और ग्रामोफोन के जरिए फिल्मी गीत आम जनता तक पहुंचे और सिनेमा घर घर में पहचाने जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान फिल्मों पर कड़ी सेंसरशिप थी। सीधे तौर पर आजादी की बात करना मना था, लेकिन फिल्मकारों ने प्रतीकों और रूपकों के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। देशभक्ति गीत, ऐतिहासिक कथाएं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कहानियां जनता में चेतना और जगाती थी। सिनेमा आजादी की लड़ाई का मौन सिपाही बन चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 का विभाजन, इन घटनाओं ने भारतीय समाज को गहरे जख्म दिए। इसका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ा। शरणार्थियों का दर्द, टूटते परिवार और नई पहचान की तलाश, ये सब फिल्में ये सब विषय फिल्मों में झलकने लगे। सिनेमा अब पहले से अधिक संवेदनशील और यथार्थवादी हो गया। भारतीय सिनेमा को समझने के लिए हमें सिनेमा से पहले के भारत को समझना होगा। रामलीला, रासलीला, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, यक्षगान, नौटंकी और पारसी थिएटर, ये सभी मंचीय कलाएं दृश्य और श्रव्य कथा पर आधारित थी। पारसी थिएटर विशेष रूप से आधुनिक सिनेमा का सबसे बड़ा पूर्वज माना जाता है। इसमें संवाद, गीत और मेलोड्रामा और भव्य मंच सजा होती थी। यही तत्व आगे चलकर भारतीय फिल्मों की पहचान बने। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वोक्सगन होटल में लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार भारत में सिनेमा का प्रदर्शन किया। ट्रेन का आना, समुद्र की लहरें, मजदूरों का काम और ये साधारण दृश्य भारतीय दर्शकों के लिए चमत्कार थे। भारत को सबसे पहले कैमरा उठाने वाले लो में हरीश चंद्र सखाराम भाटुडेकर, जिन्हें सेव दादा कहा जाता था है का नाम आता है। उन्होंने 1899 में भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फुटेज शूट की। यह भारतीय सिनेमा का बीज थी। भारत में 1931 में पहली टॉकी फिल्म बनी, अलार्म आरा। इस फिल्म ने साबित किया सिनेमा सिर्फ देखने का नहीं, सुनने का भी अनुभव बन गया। गीतों का संयम और संवादों की ताकत ने भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई। 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई राजा हरिश्चंद्र। यह पहला भारतीय फीचर फिल्म था। सिनेमा की शुरुआती दौर में उनका योगदान भारतीय फिल्मों का आधार बना। टोकी फिल्में गीतों के बिना अधूरी थी। भारत में संगीत कहानी का हिस्सा बन गया। कलाकारों की आवाज प्यार, दुख और हास्य व्यक्त करती थी। इन इसने फिल्म को लोकप्रिय और सजीव बना दिया। 1930 के दशक में मुंबई और कोलकाता मुख्य फिल्म केंद्र बने। साथ ही सिनेमा ने आम लोगों की जिंदगी को भी छुआ। कहानी में प्रेम, संघर्ष, वीरता और लोक संस्कृति का समावेश हुआ। इस दौर में स्टूडियो सिस्टम उभरा। आर के स्टूडियो, प्रकाश फिल्म्स, मुंबई और कोलकाता में छोटे स्टूडियोज ने सिनेमा को व्यवस्थित रूप दिया। यह अब सिर्फ कला नहीं, व्यवसाय भी बन गया। टोकी के आने के बाद भारत में भाषा की विविधता एक बड़ी चुनौती थी। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु या मलयालम और कई क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनने लगी। यह भारतीय सिनेमा की ताकत में है। भाषा चाहे जो भी हो, कहानी सार्वभौमिक थी। 1930 से 1940 का भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देता था। शिक्षा का महत्व, जाति और वर्ग का संघर्ष, स्वतंत्रता की भावना, कई फिल्मों ने जनमानस को जागरूक किया। इस दौर के कलाकारों ने
भारतीय सिनेमा को जीवंत किया। देविका रानी, कुमार झुमबिला, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आने वाले समय में लता मंगेशकर जी ने 7,000 या 6,000 गाने गाए और एक नंबर गाने गाए। ये कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, वे भावनाओं को भी व्यक्त किया करते थे। ठीक है, अब ये यही थी। वैसे बहुत कुछ बता सकता था मैं, बहुत कुछ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। 100, 200, 300 साल पुरानी तो इंडस्ट्री है ये। ठीक है। ठीक है, तो यही यही थी। अगर मेरे को, अगर कोई मुझसे पूछे कमेंट में कि आप किस तरह की मूवी बनाना चाहोगे अभी के टाइम के हिसाब से, जो ऑडियंस, जेन जी ऑडियंस है वो देखे, तो मैं बनाना चाहूंगा 90s के दौर में के लव स्टोरी। 90s के दौर में, और दो लड़का लड़की किस तरह से आपस में प्यार किया करते थे, वो मासूमियत, जैसे कि एक मूवी आई थी ना, आमिर खान ने प्रोड्यूस की थी अभी, जैसे कि उसके अंदर वो बीवी गुम जाती है, उसकी नई नई शादी होती है, लेकिन वो है ना, रियलिस्टिक स्टोरी थी, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी लग रही थी भाई। ऐसे शादी करके आए गांव में, ट्रेन में बीवी गुम गई है। ठीक है, रियलिस्टिक, रियल। लेकिन वो जो फिल्मों में, जो 90s के दौर में फिल्मों में जो प्यार दिखाया जाता था ना, रियल प्यार दिखाया जाता था, मैं वो प्यार दिखाना चाहता हूँ। शायद लोगों को, मुझे लगता है कि लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि ऑडियंस जो देखती आ रही है वो नई मूवीज ही देखती आ रही है। ओल्ड मूवीज के दर्शन किए नहीं उन्होंने, कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं ये जो नई जेंजी है ना, उसको ये चीज दिखाऊंगा ना, शायद ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और मूवी ज्यादा चलेगी। तो ऐसी मूवी बनाना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो कभी। अगर कोई डायरेक्टर देख रहा हो तो मेरे को मैसेज कर देना, डीएम कर देना। ठीक है, अपन बनाएंगे भाइयों। ठीक है।